हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मोटिवेशन टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम मोटिवेशन के मीनिंग के साथ साथ मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज इसमें आती हैं, बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी में मैं आपको मीनिंग के साथ साथ उनके 5 लेवल्स भी बताऊंगी, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड इम्प्लीकेशंस भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो ऑनलाइन आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन। गाइस, एक पर्सन क्या काम करेगा ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। मोटिवेशन समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, एबिलिटी टू डू वर्क एंड मोटिवेशन। इसका मतलब होता है एक इंसान के अंदर काम करने की क्षमता कितनी है, और इसका मतलब होता है कि वो काम करने की इच्छा उसके अंदर कितनी है। ठीक है, अब सपोज करते हैं एक पर्सन के अंदर काम करने की क्षमता है, मतलब वो स्किल्ड है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, उसमें मोटिवेशन नहीं है, तो कंपनी का काम ठप हो जाएगा। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो मोटिवेशन तो पूरी है उसके अंदर, वो काम करना चाहता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसे काम करना नहीं आता, तब भी कंपनी का काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर कंपनी एफिशिएंटली वर्क करना चाहती है तो उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर काम करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और काम करने की मोटिवेशन भी। तो ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है इट इज़ एन इनर फीलिंग। ठीक है, हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें कोई काम करना है। जब किसी काम को करने की इच्छा हमारे अंदर आती है ना, डिज़ायर हमारे अंदर क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। और किसी भी काम को करने के लिए इच्छा हमारे अंदर तभी आएगी जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप काम भी नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज़ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब मैं हंग्री फील कर रही हूँ, तभी तो मैं कुछ खाना खाऊंगी ना। अगर मेरा स्टमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इट मीन्स मेरा जो बिहेवियर है वो मेरी नीड पर डिपेंड करता है। अगर मुझे नीड है खाना खाने की तभी मैं खाऊंगी, अदरवाइज नहीं। इसी तरह अगर आपका टारगेट है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तभी तो आप रेगुलर स्टडी करेंगे एंड नोट्स बनाएंगे, है ना। अगर आपका ऐसा कोई टारगेट ही नहीं है तो आप रेगुलर स्टडीज़ भी नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी काम अगर मुझे करना है तो उसके लिए इनर डिज़ायर होनी चाहिए, और उसी डिज़ायर को हम मोटिवेशन कहते हैं। सो यू कैन सी, अकॉर्डिंग टू कूज ओडनल का कहना है कि मोटिवेशन क्या है, इट इज़ टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर। जब एक इंसान को आप मजबूर कर देते हो कि हाँ जी आप काम करिए, एक सही तरीके से काम कीजिए, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। सेकेंड डेफिनेशन, W.J. स्कॉट ने कहा है कि मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्पलिश डिज़ायर्ड गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप लोगों को स्टिमुलेट करते हो, यानी कि लोगों के अंदर इच्छा पैदा करते हो कि काम कर, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को काम करने के लिए उकसाते हो। नाउ ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं वो 2 टाइप्स की हैं, कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज जो हैं ये बताती हैं कि एक पर्सन के अंदर कौन सी डिज़ायर्स होती हैं या कौन सी नीड्स होती हैं जिसकी वजह से वो काम करता है। और प्रोसेस थ्योरीज हमें बताती है कि एक पर्सन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब काम करने के लिए जो वो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये हमें बताती हैं प्रोसेस थ्योरीज। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम पहले मैस्लो की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी कंटेंट थ्योरीज के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। सो वी हैव मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1934 इन USA। जो मैस्लो थे उन्होंने नीड फाइंड आउट की कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या नीड्स होती है, और उसके बेसिस पर उन्होंने उन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया,
और उनको एक लेवल के तौर पे रिप्रेजेंट किया, जिसमें फर्स्ट लेवल जो होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, देन थर्ड एफिलिएशन और सोशल नीड्स, फोर्थ एस्टीम नीड एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक लेवल है कि पहले एक पर्सन इस लेवल पे आता है, फिर इस लेवल पे आता है, फिर इस लेवल पे आता है, इस तरीके से। कुछ बुक्स में ये थ्योरी जो है स्टेप्स वाइज भी दी हुई है, तो दोनों ही डायग्राम्स करेक्ट है। अब इस पिरामिड का मतलब क्या है? इस पिरामिड के अकॉर्डिंग मैस्लोज ने क्या किया कि सभी नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके इस तरीके से स्टेजेस बना दी। उनका ये मानना था कि एक पर्सन पहले फर्स्ट स्टेज की नीड फुलफिल करता है, और जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है फिर वो सेकंड नीड की तरफ जाता है। जब उसकी सेकंड नीड भी पूरी हो जाती है फिर वो थर्ड नीड की तरफ मूव करता है। जब तक कि उसकी लोअर लेवल की नीड फुलफिल नहीं होती वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता, ऐसा मैस्लो का मानना था। तो ये जो नीड के स्टेजेस हैं ये क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड। इसका मतलब है नीड फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब्राहम मास्लो का मानना था कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। जब तक उसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी वो किसी और इच्छा के बारे में सोचेगा भी नहीं। जैसे कि एक इंसान को जीने के लिए फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर चाहिए, तो पहले वो इन नीड को फुलफिल करता है। जब उसके पास ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं फिर वो अगली नीड की तरफ जाता है। अगली नीड जो है दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। इस नीड का मतलब एक पर्सन सिक्योरिटी चाहता है। किन चीज़ों की सिक्योरिटी चाहता है? 2 तरह की सिक्योरिटीज उस पर्सन को चाहिए, फिजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब कि वो चाहता है कि जो उसका फिजिकल बॉडी है वो हमेशा सेफ रहे। तो आप उसकी इस नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हो? आप उनके इंश्योरेंस करवा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, या एक्सीडेंट के लिए अगर कोई इंश्योरेंस करा देते हो तो वो पर्सन सेफ फील करता है। और इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब कि जब एक पर्सन को मनी के रिलेटेड में सिक्योरिटी फील होती है। मतलब अगर एक पर्सन को पक्की जॉब मिल जाती है, मतलब उसको जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, या उसको पेंशन गारंटी है कि तुम्हें पेंशन मिलेगी, तो इससे वो सेफ फील करता है क्योंकि उसके पास अच्छा पैसा होगा। तो एक पर्सन जब अपनी बेसिक नीड भर लेता है ना, फिर वो सेफ्टी नीड की तरफ मूव करता है। जब उसकी ये दोनों नीड फुलफिल हो जाती हैं फिर वो थर्ड नीड की तरफ मूव करता है, जिसका नाम है एफिलिएशन और सोशल नीड। इस नीड का मतलब होता है कि हर इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। मतलब हम सभी ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें सोसाइटी की ज़रूरत है। तो जब हमारा रोटी कपड़ा मकान पूरा हो चुका, हमारी जॉब सिक्योरिटी हो गई, तभी तो हम दोस्ती के बारे में सोचेंगे। जब तक हमारे पास बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी हम दोस्ती के बारे में शायद नहीं सोचेंगे, ऐसा मास्लो का मानना था। तो उन्होंने कहा कि थर्ड नीड जो है दैट इज नीड फॉर फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, केयर, अफेक्शन, लव एटसेट्रा। फिर उनका ये मानना था कि जब एक पर्सन की ये तीनों नीड फुलफिल हो जाती हैं फिर वो फोर्थ की तरफ जाता है, जिसका नाम है एस्टीम नीड। अब एक इंसान के अंदर ईगो आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास दोस्त हैं, सोसाइटी में उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो अब वो पावर की तरफ मूव करता है कि मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरे पास स्टेटस होना चाहिए, 4 लोग मुझे जानते हो, ऐसी फीलिंग उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है और उसे हम कहते हैं एस्टीम नीड फॉर पावर, स्टेटस, रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेज, प्रेस्टीज, राइट। जब ये सभी नीड फुलफिल हो जाते हैं फिर इंसान के पास कुछ नहीं बचता। फिर वो क्या सोचता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद किसी और ने ना किया हो, मुझे चैलेंजिंग जॉब करके दिखाना है जो ना तो मैंने कभी लाइफ में किया हो और शायद किसी और ने भी ना किया हो। तो ऐसी नीड को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग चैलेंजिंग। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंगर है, वो अभी उसने करियर स्टार्ट किया है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसमें एक्सपीरियंस आता जाएगा वो कोशिश करेगा कि वो सबसे बेस्ट सिंगर बन जाए, वो अपनी फील्ड में सबसे अच्छा काम करे, ठीक है। तो जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के बारे में सोचते हो ना, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब मैस्लोज ने जो ये 5 लेवल्स बनाए थे ये कुछ अजम्पशंस पर बनाए थे, उन अजम्पशंस को हम इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जब नीड हायरार्की थ्योरी बनाया तो उन्होंने कुछ चीज़ों को अज्यूम किया, यानी कि मान लिया कि ऐसा होता है। तो उन्होंने जो अजम्पशंस ली थी वो क्या थी, लेट्स डिस्कस।
फर्स्ट इज पीपल्स बिहेवियर अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। उनका ये मानना था कि लोगों का जो बिहेवियर है वो उनकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंसान की ज़रूरत होगी वो उसी तरह का बिहेवियर दिखाएगा। उनका ये भी मानना था कि एक पर्सन के अंदर बहुत सारी नीड्स होती हैं, मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उसकी, और उन्हीं सभी नीड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉपर पिरामिड बनाया जिसमें स्टेप्स थे। उन्होंने बताया कि जो सबसे पहली नीड है वो ये होती है, उसके बाद नेक्स्ट नीड ये होती है। उन्होंने उन सभी नीड्स को एक ऑर्डर में बना दिया। फिर उनका ये भी मानना था कि जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है जैसे ही आपकी नीड फुलफिल हो जाती है। मतलब आपकी कोई ज़रूरत थी और वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो आपके अंदर की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, मतलब फिर आपके अंदर काम करने की इच्छा नहीं रहती। उनका ये भी मानना था कि जो लोग हैं वो अपनी हायर लेवल की नीड की तरफ तभी जाते हैं जब उनकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती है। मतलब अगर एक पर्सन है, सपोज उसकी फिजियोलॉजिकल नीड ही फुलफिल नहीं हुई तो वो आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एस्टीम नीड इनके बारे में कभी नहीं सोचेगा। ठीक है। फिर उनका ये भी मानना था कि जो नीड्स हैं वो उनका 5 लेवल्स हैं और वो सभी लेवल्स हम अरेंज कर सकते हैं एक हिरार्की में। हिरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस। उनका ये भी मानना था कि जो फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड है वो फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट का मतलब आप उन्हें काउंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये नीड फुलफिल की जा सकती है और उसके बाद हम नेक्स्ट नीड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो हाई ऑर्डर की नीड होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब कि सपोज करते हैं एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर आ चुका है, वो नीचे की सभी नीड्स फुलफिल कर चुका है, अब वो 5th लेवल पे आ गया है, तो उसकी वो नीड जो है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब वो कभी भी पूरी नहीं होगी, बल्कि वो जितनी कोशिश करेगा उस नीड को फुलफिल करने की, उसकी इच्छा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड नीड डज नॉट मोटिवेट। मतलब एक नीड अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकती। एंड लास्ट जो मैस्लो जी का मानना था वो ये कि मैस्लो सजेस्ट दैट वेरियस लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट। उनका ये मानना था कि जितने भी लेवल्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो एग्जाम में बहुत बार आता है। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों मेंशन करने होते हैं। मेरिट्स ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। फर्स्ट मेरिट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मैस्लो ने जो थ्योरी बनाई थी उसे समझना और लर्न करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इज डायनामिक। मैस्लो की जो थ्योरी है वो डायनामिक नेचर की है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक पर्सन की नीड जब फुलफिल हो जाती है वो सेकंड नीड की तरफ मूव ऑन कर जाता है, तो ये लगातार चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज रेलिवेंट इन ऑल फील्ड्स। मैस्लो की थ्योरी जो है वो हर फील्ड में रेलिवेंट है, मतलब यूज़ होती है, चाहे आप होम पर बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी जाइए ये नीड्स और ये मोटिवेशन की थ्योरीज वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज हैज़ द मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मोटिवेट। ये मैनेजर को हेल्प करता है ये समझने में कि एक एम्प्लॉय की क्या नीड है और उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल। मैस्लो की थ्योरी जो है वो लॉजिकल है, क्योंकि उन्होंने डीप थिंकिंग के बाद इन नीड्स को बनाया था, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद, और ये ऑब्जर्वेशन जो है ये काफ़ी हद तक रिजल्ट भी देती है, तो इसीलिए इसको हम लॉजिकल कहते हैं। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव इंसाइट इनटू ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में एक डिटेल्ड इंसाइट की जा सकती है। इंसाइट का मतलब होता है एक पर्सन को सही तरीके से जानना, उसके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को समझना। तो हमारी जो मोटिवेशन थ्योरी है वो हमें हेल्प करती है एक पर्सन की नीड को समझने में। नेक्स्ट इज इट टेक्स इनटू अकाउंट ह्यूमन नेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितनी भी थ्योरीज बनाई गई हैं ये मैनेजर्स के लिए बनाई जाती हैं ताकि वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करवा सके। तो अगर आप ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ जाते हो तो आप उनको अच्छे से मोटिवेशन कर पाएंगे, और अगर आप उनको मोटिवेशन कर पा रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छा आएगा। इसका मतलब कि मोटिवेशन की थ्योरी जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए हुई क्योंकि इस थ्योरी ने एक पर्सन के नेचर को समझने में हेल्प की थी। मगर जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज़ का बेनिफिट है तो उसके डिमेरिट्स भी होंगे। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स को पिक किया और कहा कि नई मोटिवेशन जो मैस्लो की थ्योरी है ये कई जगह पर फेल हो जाती है। तो कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डीमेरिट्स। फर्स्ट इज नॉट ऑल इंडिविजुअल थिंक्स इन सेम वे। क्रिटिक्स का कहना था कि हर इंसान एक ही तरीके से नहीं सोचता। मैस्लो ने क्या किया, सभी लोगों की नीड फाइंड आउट करके उनको सिर्फ 5 लेवल में बांट दिया
और बोला कि नीड बस यही होती है ह्यूमन बीइंग की। बट क्रिटिक्स ने बोला ऐसा नहीं है, हर इंसान अलग नीड के साथ पैदा होता है, तो सबको एक ही तरीके से जज करना सही नहीं है। नेक्स्ट इज कल्चर डिफरेंसेस। एक पर्सन का बिहेवियर उसके कल्चर पर डिपेंड करता है, जो कि मैस्लो ने इग्नोर किया। क्योंकि सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसकी एक लेडी है, उसकी मैरिज होने वाली है, तो ऑब्वियसली वो ब्राइडल ड्रेस खरीदना चाहेगी। अब ये तो उसकी नीड है कि उसे एक ब्राइडल ड्रेस चाहिए, लेकिन ये उसके कल्चर पर डिपेंड करता है कि वो कैसी ब्राइडल ड्रेस लेगी। अगर वो हिंदू है तो ऑब्वियसली पिंक, मैरून या रेड इस कलर की ड्रेस परचेज करना पसंद करेगी। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो वाइट ड्रेस लेना पसंद करेगी। तो एक पर्सन का बिहेवियर उसकी नीड के साथ साथ उसके कल्चर पे भी डिपेंड करता है, और कल्चर को मैस्लो ने टोटली इग्नोर किया था। तो ये पॉइंट भी है इसका डिमेरिट। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। एक पर्सन क्या चाहता है इसको जज करना, समझना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर। मैस्लो का ये मानना था कि एक पर्सन पहले एक लेवल फुलफिल करता है फिर सेकंड पे जाता है, राइट। लेकिन क्रिटिक्स ने बोला कि ऐसा नहीं है, एक पर्सन एक टाइम पर दो नीड्स भी फुलफिल कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा रियलिटी शोज़ में, DID या कोई भी रियलिटी शो ले लीजिए, उसमें जो पर्सन आते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो बोलते हैं कि हम अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक फेमस डांसर या सिंगर बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ के लिए भी पैसा इकट्ठा करना है। तो आप देखिए कि वो फिजियोलॉजिकल नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड दोनों को इकट्ठा फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हिरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट इज हिरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये डायनेमिक नेचर का है, इसीलिए क्रिटिक्स ने बोला कि हमेशा हिरार्की जो है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ नीड एंड बिहेवियर। ये कहते हैं कि एक पर्सन की नीड और उसका बिहेवियर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। कई बार हमारी नीड कुछ और होती है, बट फिर भी हमें किसी और तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं एक वेजिटेरियन पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो वो वेजिटेरियन फूड पसंद करेगा। ये उसकी नीड है कि उसको भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, ठीक है। उसका बिहेवियर क्या है कि वो वेजिटेरियन की तरफ जा रहा है। और एक पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसको फील होता है कि वो हंगरी है, तो नीड उसकी भी यही है कि उसको फूड चाहिए, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन की तरफ जा रहा है, यानी उसका बिहेवियर अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीड और बिहेवियर दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज नॉट नेसेसरी दैट सीक्वेंस शुड बी फॉलो। ये कहते हैं, क्रिटिक्स का मानना था कि ज़रूरी नहीं होता कि हम सीक्वेंस को फॉलो करें। हम कई बार अपनी सपोज फर्स्ट लेवल की नीड को फुलफिल कर चुके हैं ना, तो सीधा हम थर्ड या फोर्थ लेवल की नीड फुलफिल करने के लिए जा सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकेंड लेवल पर ही जाना है। एंड लास्ट, नो प्रॉपर मैथड टू मेजर नीड्स। नीड्स को मेजर करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि नीड्स तो इंटेंजिबल फोर्स है और इस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप मेजर तो नहीं कर सकते। तो क्रिटिक्स ने बोला कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आकर मैस्लो की थ्योरी फेल हो जाती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और थियोरीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।